ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब वेक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, याद होगा तुम लोगों को। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था और हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ लिया था। तो हमने पिछले क्लास ये भी बोला था जाने वक्त लास्ट क्लास में कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड ट्रायंगल एडिशन लॉ। हम लोग आज इतना कम से कम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल एडिशन लॉ हमें जिसका इंतजार है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। याद होगा तुम लोगों को जो मैंने वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ाया था। तो लेट्स गो थ्रू प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर्स। प्लॉटिंग, तो देखो भाई, प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर्स का कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर्स बहुत आसान चीज है। ये प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर में ये हम लोग करते हैं कि हम लोग किसी वेक्टर को प्लॉट कैसे करें इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। मतलब हाउ टू स्केच अ वेक्टर इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, दैट इज द प्लॉटिंग। प्लॉटिंग बहुत आसान है समझना, डेफिनेशन जैसा कोई चीज होता नहीं है। तो प्लॉटिंग ये रहा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल ये है कि ये अगर नॉर्थ है, अगर हम लोग का फेस अगर नॉर्थ के तरफ है, इफ आवर फेस इज अलोंग नॉर्थ, तो राइट हैंड हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट वेस्ट होता है और बैक साइड साउथ होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर ये बोर्ड में अगर तुम्हारा फेस इधर है, अच्छा इसको कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड और इसको कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये तुम्हारा फेस इधर, तुम लोग बोर्ड पे खड़े हो, मान लो यू ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड, तो योर फेस इज ड्यू नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरफ है फेस, तो ये हो गया ईस्ट, दिस इज वेस्ट और ये हो गया साउथ। इसे कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड और इसे कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो, ये 2D ज्योमेट्री है ना, बोर्ड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और हम लोग यहां पर वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड बोर्ड के बाहर ही तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 3D की बात हो रही है। देखो कैसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन इज 3 डायमेंशनल डायग्राम और ये है 2D। इसमें वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड में नहीं दिखा सकता। ये क्या हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और नॉर्थ का मतलब वर्टिकली अपवर्ड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड है। मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पे आप खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड, योर फेस इज ड्यू नॉर्थ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड वेस्ट एंड योर बैक साइड इज ड्यू साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब प्लॉटिंग क्या है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एग्जांपल है वेक्टर ए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको कैसे पढ़ते हैं सुनिए, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेक्टर ए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेक्टर ए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक वेक्टर ए स्केच करना है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले एक वेक्टर ए बनाइए एज ए पोजीशन वेक्टर। सब कुछ पता है आप लोग, पोजीशन वेक्टर समझा चुका हूं। तो सबसे पहले वेक्टर ए बनाइए एज ए पोजीशन वेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। मतलब आपको और कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना है, आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट को गौर से देखिए, नॉर्थ ईस्ट को गौर से देखिए। लास्ट में क्या है, फिर से सुनिएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में है ईस्ट, तो ईस्ट के साथ रख लीजिए, मतलब ये है। यही हो गया प्लॉटिंग, इतना ही आसान है, ये इतना ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले उस वेक्टर को उस क्वाड्रेंट में बनाना है जिस क्वाड्रेंट का यहां जिक्र है। तो द वेक्टर ए इज ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट। लास्ट में क्या है, लास्ट में ईस्ट है, तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री। जो लास्ट में होता है उसके साथ एंगल, जो लास्ट में होता है उसके साथ एंगल। तो लास्ट में क्या है, ईस्ट, तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये अगर 30 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्लियर है दिस एंगल इज 60 डिग्री, बिकॉज इन दोनों का जोड़ 90 होगा। नाउ ये वेक्टर ए इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ईस्ट, तो लास्ट में ईस्ट होगा। दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्थ, तो लास्ट में नॉर्थ होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे ये दोनों सेम चीज है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? ये इतना आसान है भाई साहब। जिसके साथ एंगल वो लास्ट में लिखने की आदत डाल लीजिए, या लिखा हुआ है तो लास्ट वाले के साथ एंगल। या एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, वेक्टर बी नॉर्थ साउथ ऑफ ईस्ट, वेक्टर बी साउथ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एंगल का जिक्र नहीं है, नो एंगल इज मेंशन्ड देयर। यहां कोई एंगल मेंशन नहीं है। जब कोई एंगल मेंशन नहीं हो, जब कोई एंगल मेंशन नहीं हो, 45 डिग्री मान के चलते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही बात, साउथ ईस्ट को गौर से देखिए, साउथ ईस्ट को गौर से देखिए। साउथ ईस्ट में एक वेक्टर बी बनाइए, साउथ ईस्ट में एक वेक्टर बी बनाइए, कोई एंगल मेंशन नहीं है, 45 डिग्री बना दीजिए। लास्ट में क्या है? ईस्ट, ईस्ट के साथ 45 डिग्री। कितना आसान है ये। एंगल मेंशन नहीं है तो 45 डिग्री, और एंगल मेंशन है तो वो एंगल लिख देंगे। अब ये बताइए, ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री है। ये एंगल किसके साथ है? साउथ के साथ। ये एंगल किसके साथ है? ईस्ट के साथ। अब ये एंगल 45 है तो इसे भी मेंशन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इसे ईस्ट ऑफ साउथ भी लिखेंगे तो बात तो वही होगी, मतलब यहां भी 45 साउथ के साथ, यहां भी 45 ईस्ट के साथ। तो ये इतना आसान है, ये इतना आसान है कंपोनेंट, ये सॉरी प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग इज वेरी मच इजी। अगर आपको ये लग रहा है कि सर इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया, तो ये इतना ही आसान है। आप ये कभी मत अपने दिमाग में बैठाइए कि सर इतना जल्दी तो पहले कभी समझ में नहीं आया था। तो ये सब नहीं होता है। अगर पहले कभी जल्दी समझ में नहीं आया है तो आप गलत जगह पढ़ रहे थे या गलत टीचर से पढ़ रहे थे। इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। कोई एंगल नहीं मेंशन है 45 डिग्री, एंगल मेंशन है तो लास्ट में जो है उसके साथ एंगल है। ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में ईस्ट के साथ 30 है, ये वही नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ के साथ 60 है। दोनों का मतलब सेम है क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, कंप्लीमेंट्री। दिस इज, देखो ये भी 45, ये भी 45। दिस इज सो मच इजी। कॉपी कर जल्दी से नोट कर, ठीक है। हो गया नोट? अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, अच्छा तुम लोग ऐसा करो, एक और एग्जांपल या मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग स्केच करो मेरे स्केच करने से पहले। वेक्टर सी 37 डिग्री साउथ वेस्ट, एंड इसका दूसरा वाला एंगल भी बताना है कितना होगा। वेक्टर सी 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसको अपने कॉपी में स्केच करके मेरे से मैच करना। तो फिर से देखो, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वेक्टर बी सॉरी सी 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट को गौर से देखो, साउथ वेस्ट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर बनाओ, नाम उसका रखो वेक्टर सी एज अ पोजीशन वेक्टर। एंड लास्ट में क्या आ रहा है? वेस्ट। तो वेस्ट के साथ 37 डिग्री। अगर ये 37 है तो ये हो गया 90 माइनस 37 मतलब 53 डिग्री। तो इसको तुम लोग
लिख सकते हो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये रहा, देखो तुम लोगों ने सही स्केच किया होगा कॉपी, ठीक है। चलो प्लॉटिंग समझ में आ गया। इसका काइनेमेटिक्स चैप्टर जो होगा हम लोग का, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज होगा। जैसे विंड इज ब्लोइंग ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कार इज मूविंग दिस डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे बोलेगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द साइक्लिस्ट इज अपीयरिंग टू मूव विद रिस्पेक्ट टू कार, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो उस समय जब मैं बताऊंगा तो आपको याद आना चाहिए कि प्लॉटिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर थोड़ा सा समझना है अच्छे से। ये तो बहुत आसान है, किसी को भी समझा देता हूं मैं। प्लॉटिंग सबसे आसान है, कंपोनेंट समझना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रायंगल एडिशन, ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं आप लोग, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन भी कहते हैं कंपोनेंट को हम लोग प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन, रिजॉल्व से बना है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये हम लोग हमारा सबसे अच्छा सब टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे एनी हाउ समझ लेना है। उसके बाद इसमें अब केवल ट्रायंगल एडिशन ला, उसके एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स करनी होगी। कंपोनेंट क्या होता है ये समझना है आप लोग। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है। एग्जांपल से समझिएगा प्लीज, और अभी कुछ देर लिखना बंद कीजिए हेडिंग के बाद, ठीक है। जल्दी से हेडिंग दीजिए, तो उसके बाद लिखना बंद कर दीजिएगा आप लोग। चलिए इधर देखिए, हेडिंग दिया, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। जल्दी से हेडिंग दो, इसके बाद लिखना बंद कर दे। चल इधर सुनो, सब कोई समझे कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है समझे सब कोई। मान लीजिए कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, समझिएगा सब कोई ध्यान से, लिखना नहीं है। मान लीजिए कोई वेक्टर है जो कि अलोंग x एक्सिस है, ये वेक्टर प्योरली अलोंग x एक्सिस है, दिस वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस। तो कोई वेक्टर a है जो x एक्सिस के तरफ है, इट इज अलोंग x एक्सिस, द वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस। तो ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं, ये सुनना है। पहले कंपोनेंट निकालना सिखाऊंगा, बट पहले सुन लीजिए फिजिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलेंगे सर प्योरली अलोंग x एक्सिस। आपसे कोई ये पूछे कि ये वेक्टर का इफेक्ट अलोंग y क्या होगा, इफेक्ट, असर, इसका इफेक्ट का मतलब इसका एक ऐसा पार्ट जो y के तरफ पूछा जाए, तो इस वेक्टर a का y पार्ट 0 होगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट बताओ, इस लाइन का कोऑर्डिनेट बोलते तुम लोग x, 0, x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है, x एक्सिस का y एंड z कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये वेक्टर है प्योरली अलोंग x एक्सिस, तो इसका y में इफेक्ट असर एंड z में इसका इफेक्ट 0 होगा। तो दिस वेक्टर हैज नो इफेक्ट अलोंग y एंड नो इफेक्ट अलोंग z। दिस वेक्टर हैज नो इफेक्ट अलोंग y एंड नो इफेक्ट अलोंग z। उसी इफेक्ट को कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट मतलब, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि यार ये बताओ कि ये जो है इंजन कितने कंपोनेंट से बना है, या ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कितने कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स। तो इस वेक्टर का y पार्ट 0 होगा और इस वेक्टर का z पार्ट 0 होगा, कंपोनेंट पार्ट इसका 0 होगा। तो दिस वेक्टर हैज 0 कंपोनेंट
जीरो प्रोजेक्शन, नो इफेक्ट along y and along z। तो कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। ये मैं नहीं लिखा रहा हूं, आप समझ लीजिए। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी वेक्टर का असर कितना है किसी गिवन डायरेक्शन में। तुम लोगों से कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो बोलोगे खुद ए। खुद ए ही पूरा का पूरा अलोंग एक्स एक्सिस है। इस वेक्टर का इफेक्ट अलोंग वाई एंड जेड क्या होगा? जीरो, नो इफेक्ट। इफेक्ट को ही कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो दिस वेक्टर हैज नो कंपोनेंट अलोंग वाई एंड जेड। मैं लिख देता हूं, दिस वेक्टर has no component along y and z axis, ठीक है। तो दिस वेक्टर हैज नो कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, कंपोनेंट मैं समझा रहा हूं कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट निकालते कैसे बाद में बात करेंगे, इतना तो आसान पढ़ा रहा हूं। अब मान लो कि ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये कोई वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन। तो क्लियर है कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है मतलब ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, क्योंकि एक्स वाई नाम ही तुमने बोला कि सर ये एक्स वाई प्लेन में है। तो यहां तो हम लोग नेता नेता खेल नहीं रहे कि बोले कुछ और तो बोलेंगे नहीं सर हमने कब बोला था, ये नहीं। ये दिस वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। तुम ये बोल ही दिए तो काफी है ना भाई। तुमने बोला एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। दिस वेक्टर इज 2D वेक्टर, 2D वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर। दिस वेक्टर इज टू डायमेंशनल वेक्टर, 2D वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये वेक्टर को कहते हैं वन डायमेंशनल। ये सारे धीरे धीरे राज पे क्लियर कि तीन तरह के वेक्टर होते हैं, वन डायमेंशन, 2D एंड 3D, ठीक है। तो दिस वेक्टर इज वन डायमेंशन बट दिस वेक्टर हैज टू डायमेंशन। नाउ टू डायमेंशन का मतलब ये होता है कि इट हैज टू कंपोनेंट्स। यस, ये डायमेंशन का मतलब होता है यही जो मैंने अभी बोला। आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। मतलब दिस वेक्टर हैज टू डायमेंशन, सॉरी टू कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज टू डायमेंशन। किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे तो इसे कहेंगे 3 डायमेंशन। किसी वेक्टर के केवल एक कंपोनेंट होंगे तो 1 डायमेंशन। दिस इज 1 डायमेंशन, दिस इज 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन इसलिए क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहां से इस लाइन को मिलाइए भाई साहब, इस लेंथ को, दिस लेंथ, ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई को, यहां से यहां तक के लंबाई को हम लोग कहते हैं AX। AX मतलब A का कंपोनेंट अलोंग X। A इंटू में X नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। तो AX का मतलब होता है कि ये A का इफेक्ट है अलोंग X एक्सिस। तो AX को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ A, कंपोनेंट ऑफ A, वेक्टर A along x एक्सिस। यही निकालना है, मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि x का मतलब, भाई अभी हम लोगों ने यही तो बोला कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, ये वेक्टर के दो इफेक्ट होंगे। ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, इसके दो इफेक्ट किधर किधर होंगे? अरे किधर किधर होंगे? तो x में और y में। भाई क्यों? क्योंकि सर ये xy प्लेन में है। नहीं सर, एक होगा ये बदायूं की तरफ और एक होगा महाराष्ट्र की तरफ, ये सब तो नहीं बोल सकते ना भाई। दिस वेक्टर इज इन xy प्लेन। तो दिस वेक्टर सिंस इट इज इन xy प्लेन, दिस कैन हैव टू कंपोनेंट, वन अलोंग x एक्सिस। देखिए लुक एट दिस ब्लू मार्कर, इसका नाम ax है मेरे बच्चे, और ये कहलाता है ay। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए, दिस इज ay। बोले तो ये ay का है, दिस इज ay, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई सेम है। तो दिस इज ax एंड ay को कहेंगे कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट लिख देता हूं, कंपोनेंट along y axis।
ये निकालना सिखाऊंगा, बट इसे कहते हैं यारों, ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन अलोंग एक्स, वन अलोंग वाई, वन अलोंग एक्स, वन अलोंग वाई। अगर ये x होता और ये z होता तो बोलते इसको az बोलते, az, और इसको बोलते ax। अगर ये 3 डायमेंशन होगा, 3 कंपोनेंट होगा, ax, ay एंड az। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, मैंने यहां पर एरो नहीं दिया, यहां पर एरो नहीं दिया है क्योंकि केवल कंपोनेंट स्केलर होता है इसे, क्योंकि इसे हम लोग बेस और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस एंड परपेंडिकुलर स्केलर होता है, स्केलर होता है। मैं बताऊंगा अभी, डोंट यू वरी, ठीक है, एकदम चिंता नहीं करना, इसके बाद वही लिखने जा रहा हूं मैं। और ये मत बोल देना कि सर तब तो हाइपोटेनस वेक्टर होता है, नहीं, वो वेक्टर पहले से रिप्रेजेंटेड है इसलिए वेक्टर है, हाइपोटेनस भी स्केलर होता है, ठीक है। तो ये ax, ये ay और वेक्टर a, ठीक है। ax मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ay मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, और इसे कहेंगे a का इफेक्ट अलोंग x एक्सिस, और इसे बोलेंगे a का इफेक्ट अलोंग y एक्सिस। उसी को इतना बोलने से अच्छा है कि ax एंड ay लिख दो। अगर तुम लोग ax कॉपी में लिख दोगे ax, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने तुमको बताने के लिए लिखा ना। तुम ax लिख दो और तुम्हारी कॉपी अंडमान निकोबार में चली जाए, तो सामने वाला अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो समझ जाएगा कि वेक्टर a का ये x कंपोनेंट है, इसका मतलब अलोंग x एक्सिस होगा। ay लिख दोगे तो मतलब अलोंग y एक्सिस। ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है तुम्हें। तो पहले इतना जल्दी से लिखो, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट ax एंड ay इफ a एंड एंगल थीटा इज नोन। तो दिया रहेगा a एंड थीटा, वो बताऊंगा, पहले लिखो इतना जल्दी से, बहुत आसान है। ये वेक्टर a है, मालूम है ना, ये वेक्टर a है। ये समझ में आया, ये वेक्टर प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका y कंपोनेंट हाँ 0 होगा और z का मैं समझा दूंगा, चिंता नहीं, मैं तो केवल कंपोनेंट समझाया हूं, कंपोनेंट निकालना थोड़े बताया हूं यार, कंपोनेंट निकालना थोड़े बताया हूं, मैं तो कंपोनेंट होता क्या है ये समझाया हूं यार इतने देर से, ठीक है। मिटा दो, ठीक है, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अब आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कंपोनेंट निकालते कैसे, ठीक है, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट। तो इधर देखिए प्लीज, अब मान लीजिए भाई साहब कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर ए था, अभी मैंने ये फोटो यहां से मिटाया हूं, ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा दे रखा है। तो हमें दो चीजें पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब इस लाइन की लंबाई पता है और एंगल पता है। तो क्या पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन बोले तो एंगल पता है विद द एक्स एक्सिस। अब मेरे को एक्स एंड ए वाई निकालना है, बोले तो मेरे को ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ए एक्स एंड ये पूरी लंबाई ए वाई हमें फाइंड करना है। अब हमने तो बताया कि एक्स एंड ए वाई कहते किसे है, वो क्या है, तो हम लोगों ने ये सीखा कि एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट है, कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग वाई, कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग वाई। किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट, किधर, अलोंग एक्स अलोंग वाई। क्यों, बिकॉज इट इज इन एक्स वाई प्लेन।
अब हमें फाइंड करना है हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ax एंड ay। क्या क्या नोन है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा नोन है। तो हमारा है टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है टू फाइंड ax एंड ay। तो ax एंड ay हमें निकालना है। चलिए, बहुत बोल दिया हमने आप लोगों को, अब आपको निकालना सिखा रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? हाइपोटेनस, और ये क्या है? बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूस की लंबाई, लंबाई बोला, लंबाई बोले तो मैग्नीट्यूड, हमें हाइपोटेन्यूस की लंबाई पता है डियर, हमें एंगल पता है दोस्त, हमें बेस की लंबाई निकालनी है। हाइपोटेन्यूस एंड बेस का रिलेशन cos थीटा से आता है। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मतलब बेस की लंबाई, बेस वेक्टर नहीं होता है। तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हम लोग जब cos थीटा पढ़ते थे, sin थीटा, tan थीटा, तो cos थीटा होता था लेंथ ऑफ द बेस बाय लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। बेस वेक्टर बाय हाइपोटेन्यूस वेक्टर नहीं। तो बेस मतलब ax एंड हाइपोटेन्यूस मतलब a। ध्यान से, ध्यान से, मैंने यहां वेक्टर a नहीं लिखा है, वेक्टर a नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर आप यहां पे वेक्टर a लिख दिए, क्योंकि सर हाइपोटेन्यूस तो वेक्टर a है, अगर आपने वेक्टर a लिख दिया यहां पर वेक्टर a, तो दिस इज रॉन्ग सर। राइट ये है cos थीटा इज इक्वल टू ax बाई a, क्योंकि वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात यार, हम लोग 9th 10th में जब पढ़ते तो कहां पढ़ा था हम लोगों ने? cos थीटा इज बेस वेक्टर बाय हाइपोटेन्यूस वेक्टर। कहां पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस पढ़ा था। बेस वेक्टर बाय हाइपोटेन्यूस वेक्टर आप में से किसको पढ़ा होगा यार? कोई नहीं। तो इसका मतलब कि cos थीटा इज बेस की लंबाई, लंबाई अपॉन हाइपोटेन्यूस की लंबाई, एंड हेंस देयरफॉर यू कैन राइट ax क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ax इज इक्वल टू a cos थीटा। अब बताओ, ये एरो है यहां पे? नहीं है, इसलिए कंपोनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको कहते हैं कंपोनेंट, एंड देयरफॉर कंपोनेंट इज a scalar quantity. Component is a scalar quantity, my dear friend. Component scalar होता है दोस्त। ax is equals to a cos theta is a scalar quantity. Scalar, हाँ, ये हो गया कंपोनेंट। कंपोनेंट निकाला कैसे, समझ में आ गया ना? बेस निकालने के लिए cos में आएगा। देखो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस से बेस अगर निकालना है, हाइपोटेन्यूस से बेस अगर निकालना है तो cos थीटा का जिक्र आएगा। कैसे? cos थीटा इज बेस बाय, बेस वेक्टर नहीं, हाइपोटेन्यूस वेक्टर नहीं, बेस स्केलर बोले तो मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस की लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई ax इज इक्वल्स टू 8, हेंस कंपोनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कंपोनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? इसको वेक्टर बना सकते हैं आप लोग, वेक्टर इस पर एरो दे सकते हैं। कैसे? इधर देखिएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से लिखना बंद कीजिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। ax पर अगर आप एरो देंगे, ax पर अगर आप एरो देखेंगे तो आपको लिखना होगा ax किधर है? along x एक्सिस। ax किधर है? along x एक्सिस। तो लिखेंगे a cos थीटा i कैप। याद है i कैप ना? i कैप याद है? यस, इस only gives direction। देखो देखो देखो, यहां पर देखो, अंतर ढूंढो, तुम दोनों का अंतर ढूंढो। ax no arrow a cos theta, ax with arrow a cos theta i cap। i cap क्यों लिखा? क्योंकि look at this blue marker का arrow, blue marker का arrow along x axis है। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस में होता तो माइनस i cap लिखता। नेगेटिव x एक्सिस याद करो, नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन रिवर्स। यस, नेगेटिव y एक्सिस माइनस j cap, नेगेटिव z एक्सिस माइनस k cap, i j k यूनिट वेक्टर along x y z। तो देखो, इसको कहते हैं वेक्टर। दिस इज नोन एज
वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, इसे वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। तो ओनली कंपोनेंट इज स्केलर। तुमसे जब तक कोई वेक्टर कंपोनेंट ना पूछे तुम झगड़ जाओ कहीं भी, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर कंपोनेंट, ये केवल कंपोनेंट इज स्केलर, ये वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? ओके, लिखो, मैं ay निकालना सिखाया। अब बताओ ay कैसे निकालेंगे? तो ay क्या है? परपेंडिकुलर, तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ sin थीटा। इतना लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? लिख लिया? समझ में आया? 3-4 बार बोल चुका हूं मैं। We are finding base using hypotenuse. I will take help of cos theta. Now we are finding perpendicular using hypotenuse. I will take help of sin theta. ठीक है? तो मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो इधर, मैं इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना बाद में लिखना। sin थीटा इस परपेंडिकुलर का लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज का लेंथ। परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब ay, हाइपोटेन्यूज का लेंथ मतलब a। Hence the value for sin theta by 1 is equals to ay by a। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ay is equal to a sin theta। a sin theta इसे कहेंगे कंपोनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ अगर मैं ay पर एरो देता हूं तो यहां लिखना पड़ेगा a sin थीटा j कैप। ये तुम लोग दोबारा लिखना होगा, ये केवल मेरे को फायदा है कि मैं मिटा के लिख सकता हूं। तो टू गेट द वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान से देखो। तो बेस की लंबाई में cos आया था और परपेंडिकुलर की लंबाई में sin आएगा। अगर तुम लोग ये रट्टा मार लो तो तुमको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस में cos, परपेंडिकुलर में sin। बेस में cos, परपेंडिकुलर में sin, ये आपको एक ट्रिक है जो याद रखना है। ठीक है, जल्दी से ये भी लिख लीजिए, ढंग से लिखिए। तो मैं फिर से आप लोगों को इसका ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग बार बार अब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे cos थीटा a sin थीटा। तो कुछ एग्जांपल्स करके हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रायंगल एडिशन लॉ। पहले लिखिए इसको जल्दी से। तो हो गया नोट? तो अब क्या करो तुम लोग कि बार बार ट्रायंगल बना के अपना दिमाग खराब करना नहीं हम लोगों को। हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हमें बार बार ट्रायंगल बना के साइन कॉस टेन ये सब नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, विल सेव टाइम। हाउ विल सेव टाइम? वी विल मेमोराइज। हाउ मेमोराइज? व्हाट वी विल मेमोराइज? कि भाई बेस के तरफ, मतलब जिधर
जिधर एंगल है उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो ट्रिक ये है, हम लोग कैसे कंपोनेंट निकाला करेंगे देखो। अब ये मान लो कि ये मान लो कोई एक्सिस है, एक्स ही मान लो और वाई मान लो। ये वेक्टर ए है, तुमसे कोई पूछे कि ये एंगल थीटा है तो बोलो जिधर एंगल होगा, आई मीन वो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, वो लाइन एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, उधर हम लोग आंख बंद करके एक cos थीटा लिख देंगे और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे उसी क्वाड्रेंट में sin थीटा। आई मीन जिधर एंगल बन रहा है, जिधर एंगल दिख रहा है, जिधर एंगल दिख रहा है उधर cos और उसके परपेंडिकुलर sin। तो दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा विद द x। तो जिधर एंगल है उधर cos और उसके परपेंडिकुलर sin। नहीं समझ में आया ना समझ में? यस। तो जो कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल थीटा दिख रहा है उस लाइन के तरफ cos और उस लाइन के परपेंडिकुलर वाले लाइन के तरफ sin। अरे x y के बीच का एंगल 90 होता है, ये तो सब कुछ जानता है। जैसे ये देखो और देखो, मान लो हाँ इसको क्या लिखोगे ax, अगर लिखना चाहते हो इसको क्या लिखोगे ay। अगर एरो देना चाहते हो तो बोलो, एरो देना चाहते हो तो देखो आई कैप, अगर एरो देना चाहते हो तो देखो जे कैप। अरे दोनों ये कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट, झूठ मूठ का कंफ्यूज हो गए तो फिर क्या फायदा। इधर देखो, इधर एक और एग्जांपल देखो, देखना ध्यान से। मान लो दिस इज वेक्टर ए या कोई भी वेक्टर बी सी, कुछ भी वेक्टर पी क्यू आर कुछ भी, एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो साइंस के स्टूडेंट है ना, तो भाई जिधर एंगल उधर कॉस, इसका मतलब इधर लिखेंगे सी, ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक, दिस इज सी कॉस अल्फा, एंड ये लंबाई यहां से यहां तक सी साइन अल्फा। देखिए तो ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक सी साइन अल्फा, सी साइन अल्फा, और ये लंबाई, ये पूरी लंबाई सी कॉस अल्फा। अरे यार कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद वाई एक्सिस। यार तो जिस एक्सिस के साथ अल्फा या थीटा या बीटा या गामा या डेल्टा कुछ भी, उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है वेक्टर, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट, देखो सेकंड क्वाड्रेंट। अरे सेकंड क्वाड्रेंट का y पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का x निगेटिव होता है जानते हो तुम लोग यार। तो सेकंड क्वाड्रेंट का y देखो, y c लिखा हूं, दिस इज c cos alpha, c sin alpha, don't be confused, c is the name of vector here. तो this vector is making angle alpha with the y axis, c cos alpha, and इधर c sin alpha। इधर ही क्यों c sin alpha इधर क्यों नहीं दिखाया, c sin alpha इधर क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। दिस वेक्टर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको लिखेंगे हम लोग cy और इसको लिखेंगे cx, cx या cx डैश नहीं लिखते हैं, cx ही लिखते हैं। cx is c sin alpha and cy is c cos alpha। हाँ इधर सुनो, चलो सुनो देखो सब, अगर तुम लोग इसको लिखेगा cx पर एरो देना चाहेगा तो लिखेगा c sin alpha माइनस i कैप, माइनस i कैप यूनिट वेक्टर। कैसे? दिस इज नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, तो देखो माइनस i कैप। और अगर तुम लोग यहां एरो देगा, यहां एरो देगा तो दिस इज c cos alpha j कैप। इसे कंपोनेंट बोलेंगे, इसे वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे। अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, कोई बताए मेरे को ये कैसे लिखा है? तो ये लिखने का क्या तरीका है सर, कैसे लिखा आपने? बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर है यार, तो सेकंड क्वाड्रेंट का x नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है।
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये माइनस आई कैप क्यों लिखा? बिकॉज x नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस आई कैप। ये तो मेरे को देख के पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दूं और तुम लोगों से पूछूं कि मान लो ये वेक्टर p है, दिस इज वेक्टर p, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, ये एंगल थीटा है, तो बताओ तो क्या लिखोगे? दिस इज p cos अल्फा, दिस इज p sin अल्फा। इसे बोलोगे px, इसे बोलोगे py। अगर एरो एरो लगाओगे, अगर इस पर एरो दोगे, अगर इस पर एरो दोगे, px पर एरो दोगे तो p cos अल्फा i कैप, और अगर py पर एरो दोगे तो p sin अल्फा माइनस j कैप। कैसे कैसे? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट का, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये हमें ये नेगेटिव नहीं दिखा सकते, कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, कंपोनेंट स्केलर होता है। तो ये वेक्टर, ठीक है, जल्दी से लिखिए क्लीन डायग्राम। ये अलग एग्जांपल है, ठीक है, जल्दी से। तो हो गया नोट? नोट हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, और देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए कि ये कोई 20 न्यूटन का फोर्स है, दिस लाइन इज अ 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट of this force along y axis। मैं केवल y axis का पूछ रहा हूं।
सॉल्यूशन y एक्सिस मतलब इधर ये एंगल 30 है तो इसे लिखेंगे 20 cos 30, तो इधर लिखेंगे 20 sin 30, इसको कहेंगे फोर्स अलोंग y एक्सिस, इसे बोलेंगे फोर्स। तो आंसर इज फोर्स अलोंग y एक्सिस। अब इसको तो लैंग्वेज में भी नहीं लिखना, ये पूरा दुनिया समझता है Fy का मतलब क्या होता है। Hence Fy is equals to 20 sin 30 degree, that is 20 into 1 by 2 is equals to 10 Newton is the answer. Hence this force will create effect equal to 10 Newton along y axis। अगर तुमसे कोई x कंपोनेंट पूछे x, तो x लिखोगे 20 cos 30। अगर कोई तुमसे पूछे तो 20 into √3 by 2, that is 10 √3 Newton। But this force will have component 10 √3 Newton along x axis। मतलब इस फोर्स को हटा दो और इधर एक फोर्स लगाओ 10 √3 न्यूटन का, और इधर लगा दो 10 न्यूटन का। तो इस फोर्स का अब कोई यूज नहीं है, 20 न्यूटन का कोई यूज नहीं है। अब तुम ये मत बोलना कि सर 10 √3 न्यूटन एंड 10 न्यूटन को जोड़ने पर 20 न्यूटन नहीं आएगा। जोड़ना नहीं जाता, इसके लिए जोड़ने का अलग रूल होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यही तो आप पढ़ेंगे, उसे कहते हैं ट्रायंगल एडिशन लॉ। वो ट्रायंगल में मैं बताऊंगा कैसे, वो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ। देखो 10 √3 एंड 10 न्यूटन इज द बेस एंड परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस की लंबाई निकालने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करके अंदर रूट निकालेंगे, देखो ना 20 न्यूटन आ जाएगा। 10 √3 का होल स्क्वायर प्लस 10 न्यूटन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? ऐसे मत दो ना कि सर हम तो 100 रुपया ले गए थे, 50 रुपया खर्च किया ये खाने में, और 20 रुपया ये और 30 रुपया ऐसे, तो जोड़ने पर तो 100 आएगा। वो ये नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दिया तो क्रॉस का मतलब होता है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिया। 20 न्यूटन का क्रॉस का मतलब कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट्स कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज द x कंपोनेंट? 20 √3 न्यूटन। व्हाट इज द y कंपोनेंट? 10 न्यूटन। 20 न्यूटन का ये एंगल कितना था? 30। ठीक है, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, ये कितना आसान है देखिए। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग दीजिए, वही जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है हम लोगों को, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद, इतना बेसिक चीजें पढ़ने के बाद, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्लॉटिंग ऑफ वेक्टर, इतना करने के बाद अब हम लोग पढ़ सकते हैं, मैंने बोला था ना कि 2 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा, अब हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रायंगल एडिशन लॉ। हम लोग अब पढ़ सकते हैं ट्रायंगल एडिशन लॉ।
जिसका इंतजार है आप लोगों को बेसिक किसी ट्रायंगल एडिशन लॉ क्या होता है। तो ये देखिए, तो हेडिंग लीजिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी टू वेक्टर्स का पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप 10 वेक्टर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर को अब ऐड करना है, एंगल निकालने के लिए क्या तरीका था, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, तो दोनों का हेड टू हेड या टेल टू टेल कोइंसाइड करने के बाद जो छोटा एंगल दिखता है उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। सब कुछ लिखा है कॉपी में, हाउ टू गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी लेक्चर शुरू हो उसके आधे घंटे पहले कॉपी पढ़ लिया करो। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो टू गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर कोइंसाइड देयर रिस्पेक्टिव टेल्स और रिस्पेक्टिव हेड्स। दोनों का टेल टू टेल या तो हेड टू हेड कोइंसाइड करा के तब एंगल निकालेंगे। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन, तो एक रूल है, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन। लॉ नहीं बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, लॉ अलग होता है, रूल, रूल ऑफ एडिशन। टू ऐड टू वेक्टर्स, टू ऐड टू वेक्टर्स, हेड ऑफ one vector must coincide with the tail of other vector. Please mind it, to add two vectors, head of one, टेल ऑफ अनदर, ये रूल है एडिशन का। अब मैं सुनो ध्यान से, ये ऐड करने का रूल है भाई, ये कोई वो रूल नहीं, ये जो रूल है ओनली फॉर एडिशन है। अगर मैं कहीं तुम लोगों से पूछूं कि हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं बट एडिशन के समय, एडिशन करते समय हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल की निकालने का क्या तरीका है, तो एंगल निकालने का तरीका चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, दोनों का टेल टू टेल या हेड टू हेड कोइंसाइड होना चाहिए। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड एंड हेड या टेल एंड टेल को ऐड, सॉरी एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का टेल टू टेल या तो हेड टू हेड कोइंसाइड होना चाहिए, टेल टू टेल या टू हेड। बट ऐड करने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से, ये ऐड का रूल है। ये एंगल फाइंडिंग के लिए तो रूल एक ही होता है, चाहे वो कुछ भी करो, दो वेक्टर के साथ कुछ भी करो, एंगल फाइंड करने का रूल अलग होता है, ये ऐड करने का रूल है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन, तो मैं लॉ ऑफ एडिशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रूल पढ़ा रहा हूं। तो रूल के लिए, तो ग्राफिकली अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को जोड़ना है, ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को जोड़ना है, तो एक का हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड कराना पड़ेगा, तब आप ट्रायंगल बना पाएंगे और ट्रायंगल लॉ समझेंगे। अब मैं समझाता हूं आपको, देखिए इधर चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है। अब समझना शुरू कीजिए क्योंकि ट्रायंगल लॉ हम समझाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए। इन दोनों का क्या हो रहा है भाई, इन दोनों का अगर नोटिस करें आप, अच्छे से देखें, अगर ध्यान से देखें, तो इन दोनों का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है। इन दोनों वेक्टर का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है आपस में, दोनों वेक्टर का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है आपस में। तो ये रूल एंगल निकालने के लिए है, ऐड करने के लिए हेड एंड टेल कोइंसाइड करना। तो भाई मान लीजिए ये एंगल थीटा है जो कि इनके बीच का एंगल है। तो कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो बोलेंगे थीटा। कैसे सर, दोनों का टेल एंड टेल पहले से कोइंसाइड हो रहा है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या रूल है, ऐड करने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड होना चाहिए। तो ऐड करने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड होना चाहिए। तो मैं किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करूंगा, ये सुनना है प्लीज, ये ट्रायंगल एडिशन लॉ पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो वो फोटो में इन दैट डायग्राम एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो रहा है, बट ये
सॉरी दोनों का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है, दोनों का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है और हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हेड ऑफ वन टेल ऑफ अदर से कोइंसाइड होना चाहिए। तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, दोनों का टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है। तो ये एंगल जो दिख रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो फोटो है, इस फोटो का यूज करके आप दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ऐड करना है तो क्या करना होगा, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करना होगा। तो मैं एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करने के लिए वेक्टर्स को आगे पीछे ले जाऊंगा। तो देखिए क्या कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दिया, वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया पैरेलल, वेक्टर बी को उठाया और शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग याद है ना, वेक्टर को शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, याद है ना। तो ये रहा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को उठा के, इससे क्या हो गया, थोड़ा देखो क्या हो गया, यस ये काम बन गया मेरा। हेड ऑफ वन टेल ऑफ अदर से कोइंसाइड करा चुका हूं मैं, ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड हो गया भाई साहब। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, ठीक है। यहां पर भी डायग्राम दिखा सकते हैं, यहां पर भी डायग्राम दिखा सकते हैं कि आपने बी को शिफ्ट कर दिया, देखिए देखो दोनों में कोई अंतर नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन खींचना है जो इन दोनों आई मीन ए का बिगिनिंग और बी का एंड से मिल जाए। मतलब क्या करना है कि ए एंड बी को दो साइड मान के, दो साइड बोला, वेक्टर नहीं बोला, ए एंड बी, पहले हेड एंड टेल कोइंसाइड करने के बाद, हेड एंड टेल कोइंसाइड करने के बाद, हेड एंड टेल कोइंसाइड करने के बाद इन दोनों को दो साइड मान के एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो ये रहा, इसके अलावा आपके पास कोई स्टाइल नहीं है ट्रायंगल बनाने का। देखिए इसका नाम, इस तीसरे जो तीसरा लाइन मैंने खींचा है वो मैंने अपने मन से खींचा, मतलब दिया नहीं था, ए एंड बी दिया था। इसका नाम क्या रख दे, आर रख दे, नहीं सी रख देता हूं, चलो सी। मतलब ये दोनों डायग्राम सेम है यार। एंड सी का जो एरो है, आई मीन डायरेक्शन जो है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो पोजीशन वेक्टर जैसा होना चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सी का एरो अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। देन वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को एडिशन, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर, मैंने ए प्लस बी बोला नहीं बोला, मैंने बोला वेक्टर ए, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल का स्टेटमेंट लिखाऊंगा अलग से, पहले समझा रहा हूं, पहले हमेशा यही करते आ रहा हूं मैं, आप लोगों को पहले चीजों को समझाता हूं, बाद में उसको मैं डेफिनेशन उसका लिखता हूं। तो ये देखिए पहला काम क्या करना है, हमें क्या करना है, ज्योग्राफिकली ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को ऐड करना है। ज्योग्राफिकली ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड कराओ। तो आपको ये रूल है, मानना पड़ेगा, ये लॉ है, ये संविधान है, मानना पड़ेगा। क्या है कि टू ऐड टू वेक्टर्स, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करना पड़ेगा, एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करना पड़ेगा, एक का हेड दूसरे। ये करने के बाद आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में तीसरे साइड का नाम आप अपने नाम पे रखो, पड़ोसी के नाम पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे साइड का नाम मैंने सी रखा क्योंकि ए बी सी अच्छा लगता है, तो वेक्टर सी। बट सी का जो एरो है वो पोजीशन वेक्टर जैसा होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन जैसा, वेयर ओरिजिन इज टेकन द जंक्शन ऑफ ए एंड बी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो सी का एरो हो गया। इसी को कहते हैं ट्रायंगल एडिशन लॉ। अब ये तो पहले ट्रायंगल बना दिया मैंने, अब मैं लॉ बता रहा हूं। मैंने समझाया, स्टेटमेंट तो नहीं लिखाया। अच्छा ये बताओ, मैंने ट्रायंगल एडिशन लॉ लिखाया है? नहीं, रूल लिखाया है। मैंने ट्रायंगल एडिशन लॉ कहीं देखो, कहीं लिखाया है, ढूंढ के देखो कहीं। अब मैं ट्रायंगल एडिशन लॉ इसको देख के बोल रहा हूं, बाद में लिखा भी दूंगा जब ये मिटाऊंगा। तो क्या है ट्रायंगल एडिशन लॉ, सुन लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, ये रहा इंग्लिश इसका, पहले देखिए इसको। इसको कैसे बोलेंगे भाई इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे
कि if two vectors are represented by two sides of a triangle, if two vectors are represented by two sides of a triangle, taken in same order. देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A एंड B का ऑर्डर सेम है, A एंड B का ऑर्डर सेम है। देखिए कैसे A एंड B एक ही सेंस में घूमना चाहता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं, थोड़ा गौर से देखिए। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि B आगे आगे जा रहा है और A पीछे पीछे आ रहा है कि तुम चल मैं तेरे पीछे आई। मतलब वेक्टर B आगे और देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो वेक्टर A को B को पीछे से एक धक्का दे रहा है, चल तो मैं तेरे पीछे हूं। और C बोल रहा है कि तू दोनों आ, मैं तुम दोनों को अकेले देख लूंगा, तुम दोनों को अकेले देख लूंगा। मैं बोल रहा है इसी देखो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो बोला कि तुम दोनों के अकेले मैं बराबर हूं। इसी का नाम है रिजल्टेंट। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है और C का ऑर्डर उल्टा है। ऑर्डर तो A एंड B का ऑर्डर सेम है एंड C का ऑर्डर उल्टा है। तो अब बोलेंगे कैसे स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then third side in opposite order is the sum or resultant of these two vector. ये लिखाऊंगा मैं, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा रहा। तो पहले लिखिए, ये पूरा लिखिए तभी आप लोग। मैं ये लिख देता हूं एक लाइन। पहले लिखिए, उसके बाद मैं ट्रायंगल एडिशन लॉ लिखा रहा हूं। जल्दी से लिखिए, 2 मिनट दे रहा हूं। ये रूल है एडिशन का। अब हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। हो गया, नोट हो गया होगा ये? तो लिखे लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो मैं ये जो अभी नहीं बोला था कि यार इसको देख के हम लोग इसे, अब ये बताओ इन दोनों का साइड, इन दोनों वेक्टर का सेंस सेम है, इसका अपोजिट सेंस है। इसको तुम इंग्लिश में बोलो, कन्नड़ में बोलो, उर्दू फारसी में बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रायंगल एडिशन लॉ कहलाएगा। तो अब बताओ इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका अपोजिट है। इसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं। चलो देखो, अच्छा एडिशन को ही रिजल्टेंट कर रहे हैं, याद रखना। कहीं भी अगर कोई रिजल्टेंट निकालने को कहे तो इसका मतलब एडिशन। ठीक है, चलो तो लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लिखना चाहते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। चलो ट्रायंगल, उसके बाद ट्रायंगल से ही पैरेललोग्राम लॉ आ जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना है, उसी में आ जाएगा, मैं बता दूंगा बाद में। अभी इफ two vectors are represented
by two sides of a vector in same order, then the third side in opposite order is sum or resultant of these two vectors. अरे क्यों, मैंने यही तो बोला था कुछ देर पहले। इससे अच्छे लैंग्वेज यूज होते हैं किसी किसी बुक में। सबसे सिंपल भाषा में हम लोग सीख रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे में बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं हम लोग। टू वेक्टर्स, ठीक है। तो जिन दो का ऑर्डर सेम होगा वो उन दोनों का सम तीसरा होगा, चाहे वो ट्रायंगल कैसे भी बनाओ, ठीक है। मतलब ये कि देखो यहां पर देखो एग्जांपल। अच्छा पहले लिखो, जल्दी से लिख लो, ये 1 मिनट से भी कम टाइम में लिखो। इसको ट्रायंगल एडिशन लॉ कहते हैं। तुम लोग को कुछ से पैरेललोग्राम लॉ भी होता है यार। दो ट्रायंगल लॉ को बैक टू बैक ऐसे मिला देंगे ना तो पैरेललोग्राम बन जाते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ डायग्राम देख लो। मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें ये वेक्टर ए है। एरो बहुत मायने रखता है, बिना एरो का वेक्टर पढ़ ही नहीं सकते। ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर बी है। तो अगर आंखें सही सलामत हैं तो किन दो का ऑर्डर सेम है? बोलो। यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी का ऑर्डर सेम है। Hence, vector B is resultant of C and A according to triangle addition law. मतलब कोई भी ट्रायंगल बना के केवल एरो कोई बता दे तो हम बता देंगे कि कौन सा किसका रिजल्टेंट है और कौन सा सम है। तो देखो जैसे ये देखो, मान लो कि मैंने ऐसे कोई वेक्टर बनाया, ऐसे ट्रायंगल बनाया, सॉरी। ये मान लो किसी ने बोला कि ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर सी है। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। यारो बी एंड सी का ऑर्डर सेम है। हेंस वेक्टर ए इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हेंस वेक्टर ए इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। वेक्टर बी इज द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड ए। एक और जल्दी से, मान लो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड ये है वेक्टर सी। तो किन दो का ऑर्डर सेम है? भाई इसमें तो तीनों का ऑर्डर सेम है, तीनों का ऑर्डर सेम है भाई, तीनों का ऑर्डर सेम है। तो यहां लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीगॉन में, बट बहुत आसान है। जहां से चले घूम के वापस वहीं आ गए तो रिजल्टेंट 0 हो गया। जहां से चले घूम के वहीं आ गए रिजल्टेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट अलग से भी लिखाऊंगा कि अगर ऐसे ही 4 वेक्टर हो, 15 वेक्टर हो और लूप बना रहे हो और सब एक ही सेंस में और घूम के वहीं आ गए तो रिजल्टेंट 0 ही लिखाऊंगा। मैं कौन सा चीज कहां पढ़ाना होता है ये बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है। बहुत लोग को देखा हूं कि पहले ही ये पढ़ा दिया, बच्चे कंफ्यूज, भाग गए बच्चे, अरे सर ये तो बहुत टफ लग रहा है। पहले ही मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया, पहले ही लेक्चर में ट्रायंगल एडिशन लिखा दिया। अरे बच्चे को कहां से समझ में आएगा कि ट्रायंगल एडिशन लॉ होता क्या है?
ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उस काबिल तो बना दो। पता चला रट्टा मार रहे हैं शुरू से, पहले ही क्लास से रट्टा मारने की आदत होगी, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि वेक्टर, जैसे मान लो कि B इज द रिजल्टेंट ऑफ C एंड A, तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर C एंड A पता हो, या वेक्टर A इज द रिजल्टेंट ऑफ B एंड C, तो वेक्टर A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, B एंड C पता, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने केवल लॉ समझा है, उस लॉ का हेल्प करके वैल्यू निकालना नहीं सीखा है। अगर C इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, तो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अगर A एंड B पता है। तो नेक्स्ट क्लास ये पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। अब ये 2-3 क्लास चलेगा ट्रायंगल एडिशन लॉ एंड उसका न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D एंड 3D वेक्टर, तब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसे लिख लो प्लीज, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, मैंने पहले ही क्लास बोला था, रिवीजन इज वेरी मस्ट। डेली बेसिस पे थोड़ा सा पढ़ना है, डेली बेसिस पे थोड़ा पढ़ोगे तो कॉपी में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।